हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोड हो चुके हैं, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। और अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका डिटेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका सेल होता है, टिपिकल सेल, वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। टिपिकल सेल, इसके अंदर कुछ फ्लूइड वाला पार्ट होता है, एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आपको बताया था ये बाहर वाली जो बाउंड्री होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, मैंने पीएम से डिनोट किया है। और ये जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये जो आपका अंदर गोल गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक ऐसी बाउंड्री है सेल की जो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर वाले उसके एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करती है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये जो बाहर का जो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इससे ये सेपरेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को, ठीक है ना। ये सेल का इंटरनल कंपार्टमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री ही तो है, इसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, चाहे तो याद कर भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसे है। ये है आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो लिपिड्स होते हैं ना वो फोस्फोलिपिड्स होते हैं जो बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताती चलूँ, देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायो मॉलिक्यूल होते हैं कुछ हमारे अंदर, ठीक है ना। बायो मतलब लिविंग, जिंदा, और कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक। जैसे आपने सुना ही होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि भाई फैट मत खाओ, ठीक है ना। लिपिड्स की ही एक 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 किस्म होती है, क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे कि फैट होता है तो लिपिड से बिलोंग करता है। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कहते हैं ना कि खूब कार्बोहाइड्रेट खा रहा है वो, ठीक है ना। और एक होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन से आपने सुना होगा कि भाई आपका वो बढ़ जाएगा कि मस्कुलर ताकत आएगी, खूब प्रोटीन लो, ठीक है। तो ये नाम आपने सुने ही होंगे। तो वही चीज़ बता रहा है कि स्ट्रक्चर में कुछ लिपिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जो लिपिड होते हैं ना वो ख़ास तरीके के लिपिड होते हैं, फोस्फोलिपिड। यानी लिपिड के अंदर एक फोस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, इसीलिए उसको फोस्फोलिपिड बोल देते हैं। और ये बाई लेयर की यानी 2 लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब भाई ये दिखता कैसा है फोस्फोलिपिड? फोस्फोलिपिड कुछ ऐसा दिखता है। एक इसका हेड होता है और पीछे 2 इसकी टेल निकली रहती हैं, ठीक है। ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब होता है लव, प्यार, ठीक है। और फोबिक मतलब होता है डर, खौफ, ठीक है ना। आपका क्या बोलेंगे, हम इसको हिंदी में लिख देती हूँ डर, ठीक है। फोबिया जो होता है। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करने वाला, यानी ये पानी की तरफ आ जाएगा। और हाइड्रोफोबिक जिसे भाई पानी से डर लगता हो। तो भाई मान लो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन फोबिक वाला अब पानी से दूर चला जाएगा, ठीक है। ये तो पास आ गया इसके, लेकिन ये दूर चला गया। तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेती है, ठीक है। यानी जो हेड वाला हिस्सा होता है वो बाहर आ जाता है, और जो फोबिक वाला यानी जो टेल होती है, जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो अंदर चली जाती है। और क्योंकि ये बाई लेयर है, 2 लेयर हैं, तो आपको याद ये रखना है एक लेयर आपने इधर बना दी, एक इधर बना देनी है। यानी इस तरीके से आपकी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि भाई स्ट्रक्चर में लिपिड प्रोटीन होते हैं, फोस्फोलिपिड होता है, बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज रहता है, कुछ ऐसे दिखता है फोस्फोलिपिड। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपके लेवल से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कॉम्पिटिशन के लिए ताकि आपको याद रहे। तो लिपिड तो हमने देख लिए, फोस्फोलिपिड। प्रोटीन कैसे होते हैं? ये जो प्रोटीन होते हैं ये कुछ इंटीग्रल होते हैं, कुछ पेरिफेरल होते हैं। तो इंटीग्रल वो होते हैं जो पार्शली और टोटली बरीड हो इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी इंटीग्रल अंदरूनी तौर पे, जैसे आप देखें ये इंटीग्रल पूरा अंदर की तरफ से पूरा धंसा हुआ है, ठीक है। जबकि ये वाला जो प्रोटीन है ये सिर्फ पार्शली बरीड है। आप देखें सिर्फ थोड़ा सा ही तो मेम्ब्रेन के अंदर है, बाकी बाकी थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये पूरा ही अंदर धंसा हुआ है, ठीक है ना। तो टोटली बरीड मैंने लिखा भी है, टोटली बरीड, पार्शली बरीड, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या होते हैं? इंटीग्रल पार्ट, पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है।
और ये जो फेरीफेरल होते हैं, देखो फेरी जो होता है ये फेरीफेरल फेरी से बना है, ठीक है ना। फेरी जो होती है आपकी, फेरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहरी तौर पे आउटर सरफेस पे मौजूद हो तो उसे हम फेरी बोलते हैं, एनाटॉमिकल टर्म है ये, ठीक है। तो फेरी पे जैसे आप देखें ये वाला फेरी पे मौजूद है, बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के बिल्कुल साइड में मौजूद है, तो इसे हम फेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आपके लेवल तक, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में क्या था, लिपिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, बायलेयर में अरेंज रहता है, प्रोटीन 2 होते हैं, इंटीग्रल फेरीफेरल, कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर फेरी पे लगे रहते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक आपको लाइन मिलेगी आपकी एनसीईआरटी में, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, भाई हर जगह आपको मिलेगा, मतलब 11-12 में आप चले जाओ, यहाँ तक कि आप मेडिकल फील्ड में आ जाओगे, यहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड। तो इसके मीनिंग अच्छे से समझ लो। सिलेक्टिव मतलब तो आप जानते हो किसी चीज़ का सिलेक्शन होना, ठीक है ना। परमिएबल, परमिएबिलिटी को आना या जाना, ठीक है। और मेम्ब्रेन है, यानी जब ये मान लो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये आपका अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैनल्स लगे रहते हैं, या कभी कभी चैनल भी होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट कोई चीज़ आती है और कोई चीज़ बाहर जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मुंह उठा के कोई भी चीज़ अंदर सेल के अंदर आ जाएगी ना, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ स्पेशल कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री देगी। मान लो ये 3 मॉलिक्यूल थे या 3 सल्यूट थे या लिक्विड के पार्टिकल थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कहा नहीं भाई तुम नहीं आओगे, तुम आ जाओ, तो इसने इसको तो मना कर दिया लेकिन इन 2 को ले लिया, ठीक है। तो ये जो इसका सिलेक्टिव इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना कि भाई ये ख़ास तरीके के मॉलिक्यूल को ये अंदर ला रही है और कुछ को मना कर रही है, कुछ को ले रही है अंदर, तो इसी प्रॉपर्टी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ख़ास प्रॉपर्टी होती है विच इट अलाउस एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, इसी प्रॉपर्टी की बिना पर हम मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कुछ ख़ास चीज़ें आ सकती हैं और कुछ ख़ास चीज़ें बाहर जा सकती हैं, हर चीज़ अंदर बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की बिना पर हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहाँ तक समझ आया होगा आई होप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, इसका ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ ली। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पर डायरेक्ट, जो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। तो भाई सेल ग्रोथ में ये हेल्प करती है, ठीक है ना, और ये जंक्शन बनाने में हेल्प करती है। जंक्शन समझते हो, जंक्शन जोड़ को बोलते हैं। मान लो ये 2 सेल हैं, ठीक है, दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये कुछ जंक्शन बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है ना, कुछ चैनल्स इस तरीके से बना देगी ताकि 2 सेल आपस में जुड़ जाएं, जंक्शंस बनाती है, ठीक है। इसके अलावा सीक्रेशन, कुछ सब्सटेंस को ये अपने अंदर से सीक्रेट भी करती है, ठीक है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है भाई ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में उसको बताया है। ट्रांसपोर्टेशन में हम डिफ्यूजन देखेंगे, ठीक है। ये डिफ्यूजन क्या है, आई होप कि केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के पार्ट आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डालूंगी, प्लीज़ उन्हें ज़रूर से देखिएगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो, ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। अगर आपने ये समझ लिया ना तो समझ लो, मैं समझती हूँ फिर आपके पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। देखो, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को मूव कराने के लिए आपको डिफरेंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे जैसे एक गर्म चीज़ है, ठीक है ना, एक गर्म चीज़ है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, एक दूसरी बॉडी है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसका, हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसी तरीके से मान लो इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा कि भाई 2 वोल्टेज हैं, दो वोल्टेज, 3 वोल्टेज का तो नाम आपने सुना होगा ना, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो एक जगह का पोटेंशियल है मान लो 2 वोल्टेज, एक जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्लो होगा करंट का, यानी आप चाहें हीट एनर्जी देख लो,
करंट देख लो, किसी भी चीज़ को आपको फ्लो कराने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस था, यहाँ पर आपके वोल्टेज का डिफरेंस है। इसी तरीके से प्रेशर के डिफरेंस से, कहीं पर प्रेशर हाई है, प्रेशर लो है, तो वहाँ के प्रेशर के डिफरेंस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस का या डिफरेंट पार्टिकल्स का आपका वो हो जाएगा। ठीक है ना, मूवमेंट। तो मैंने आपको ये बताना चाहा, किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत है, इसी को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अब मान लो कहीं पर 5 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है ना, 5 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर जो हैं वो सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल हैं। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना ट्यूब से आप इसको कनेक्ट करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ आने की कोशिश करेगा, और कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, दोनों तरफ 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर हुई, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। तो हर चीज़ इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस ग्रेडियंट का मतलब समझ आया, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आया। ठीक है, अगर कहीं पर मान लो 5 मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ट्यूब लगाऊँ, क्या मूवमेंट होगा? हकीकत में मूवमेंट होगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। यानी जो मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा होगा वापस यहाँ पर भी आ रहा होगा, इसीलिए तो हमने इसको इक्विलिब्रियम कहा। इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, हमेशा स्टैटिक कंडीशन नहीं होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर नेट मूवमेंट तो ज़ीरो होगा, नेट मूवमेंट ज़ीरो होगा, कि भैया ना इधर से कोई आ रहा है ना इधर से कोई जा रहा है। हालांकि ये बहुत सीक्रेट बात है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल जा भी रहा था और यहाँ से आ भी रहा था, लेकिन ओवरऑल तो बैलेंस बना रहा, इसीलिए हमने नेट मूवमेंट ज़ीरो कंसीडर किया। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आपके। क्या समझाया मैंने? ग्रेडियंट समझाया, डिफरेंस की बिना पर कोई चीज़ मूव करती है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं डिफ्यूजन को। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ आ गया भाई? यहाँ पे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, ये एक ग्रेडियंट बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ग्रेडियंट की बात चल रही है, डिफरेंस की बात चल रही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल थे, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। तो जैसे ही आप इसमें ट्यूब लगाओगे, फ़ौरन एक मॉलिक्यूल यहाँ आने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम की स्टेट बन जाएगी, और दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अगर हम इन दोनों कंटेनर को जोड़ दें। ठीक है, यही सेम चीज़ आपकी एनसीईआरटी बताती है दूसरी तरीके से, कि भाई ये मान लो एक सेल है, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक वेस्ट मटेरियल है, रेस्पिरेशन से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है, लेकिन आउटसाइड द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, वापस एक्सक्रीट हो जाएगी, या कह लीजिए डिफ्यूजन के थ्रू इधर बाहर निकल आएगी। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, ऑक्सीजन मान लो कम हो रहा है सेल में, तो बाहर से सर्कुलेटरी पाथवे या किसी तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इस सेल को देना है, तो बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी, तो ऑक्सीजन वाया डिफ्यूजन अंदर चला जाएगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है वो वाटर भी ओबे करता है। ठीक है, और वाटर वाले को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। यानी ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है बल्कि वो डिफ्यूजन ही है, एक ख़ास तरीके का डिफ्यूजन, जिसमें डिफ्यूजन स्पेशली पानी का होता है, स्पेसिफिकली पानी का होता है। ठीक है, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं, सिंपल। ठीक है, आपके ऑस्मोसिस समझ आ गया कि ऑस्मोसिस क्या है, कि भाई जब डिफ्यूजन होता है स्पेसिफिकली पानी का, तो उसी डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो
ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल की, ये मूवमेंट जो होती है अफेक्ट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर। अब ये क्या है भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक तभी समझ आएंगे। यहीं पर मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहती हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो इफ़ेक्ट होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस आपका कोई सॉलिड पार्टिकल है तो इसको हम स्पेसिफिकली एक वर्ड देते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट और कुछ नहीं है बल्कि एक सब्सटेंस है। अगर वो सॉलिड है तो उसे हम सॉल्यूट बोल देते हैं केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर आपके पास मानो कि एक पानी है, ठीक है, एक बीकर है और उसमें आपके पास पानी के प्योर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि भाई ये तो प्योर पानी के मॉलिक्यूल इसमें मौजूद है। अब अगर ऊपर से इसमें मैं कोई सल्यूट पार्टिकल, इस तरीके से मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इसमें कुछ ब्लैक कलर के सल्यूट पार्टिकल डालती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसमें पार्टिकल डाले तो बीकर कैसा हो गया आपका, इसमें पानी के मॉलिक्यूल तो अब भी हैं, ठीक है, लेकिन अब कुछ सल्यूट पार्टिकल आ गए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो थी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यानी कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सल्यूट बताते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ सल्यूट। ये समझ आया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसी को ही हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। तो देखो यहाँ पर मान लो 11 मॉलिक्यूल थे, मैंने इसमें कलर कर दिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। इसमें 11 मॉलिक्यूल थे पानी के, ठीक है। आपने क्या किया, बाहर से 3 कुछ एक्स्ट्रा सल्यूट पार्टिकल यानी कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल डाल दिए, तो अब वो इस तरीके से दिखने लगा। अभी भी 11 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, अभी भी पानी के 11 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन आपने 3 सॉल्यूट डाल दिए, तो इसकी वजह से इस सॉल्यूशन की ये जो सॉल्यूशन बना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिए, तो जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। लेकिन व्हाट अबाउट द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, क्या वो भी बढ़ी? नहीं। अब समझते हैं। अब आप बोलोगी कि भाई दीदी 11 मॉलिक्यूल तो पहले भी थे, 11 मॉलिक्यूल तो अब भी हैं पानी की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? देखो पहले 11 मॉलिक्यूल को इतना पूरा स्पेस मिल रहा था, ठीक है ना, तो जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थी मान लो कुछ x मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपने इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्यूट डाल दिए, हालांकि ऑल दो 11 मॉलिक्यूल ऑफ पानी अभी भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि आपने सल्यूट भी तो डाल दिए, उसने थोड़े से स्पेस घेरा होगा ना, तो इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में पानी की वो फ़र्क आया, जिसकी वजह से पानी की वाटर कॉन्सेंट्रेशन घट गई, जो x थी उसमें से कुछ घट गई, ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ मैं। ओवरऑल सल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके समझो। प्योर पानी था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है, जो बिल्कुल उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। हमने प्योर वाटर को हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, और उसको वाटर पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड वाटर पोटेंशियल लेते हैं। ये क्या है वो आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, बस इतना समझ लो। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो प्योर पानी था, ठीक है ना, उसमें जब आपने कुछ सल्यूट डाले तो ऐसे में सल्यूशन की तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, ठीक है ना, क्योंकि आपने बाहर से सॉल्यूट डाले, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। इसलिए घट गई क्योंकि पहले जब प्योर वाटर था तो उसमें कोई सल्यूट नहीं था, पूरा एरिया उनको पूरा वॉल्यूम मिल रहा था चलने के लिए, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये वाइब्रेट करते रहते हैं ना मॉलिक्यूल। लेकिन जब आपने इसमें सल्यूट पार्टिकल डाल दिए,
पानी के मॉलिक्यूल तो अभी भी उतने ही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये सवाल आपके अंदर आ सकता है, डाउट आ सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल तो अभी भी उतने ही हैं, लेकिन भाई सल्यूट जो डाल दिए उन्होंने, कुछ वॉल्यूम तो घेरी ना, कुछ स्पेस तो घेरा ना, जिसकी वजह से पानी की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। याद रखना, यहाँ सोल्यूशन की बढ़ रही थी, यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। तो अब हम आगे जो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक पढ़ेंगे वो इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वाटर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे हम, सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, तो आप इसे भूल सकते हो। आप बस इतना याद रखना, वाटर कॉन्सेंट्रेशन। प्योर पानी जो होता है आपके पास, जो प्योर वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो बिल्कुल हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है, इतना समझ लो, बिल्कुल पीक पर होती है अपनी, हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर उसमें जैसे ही आपने कुछ सल्यूट डालना शुरू किए तो अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब हम आ जाते हैं यहीं पर वापस इस वाले टॉपिक पर कि भाई अब हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, अगर आपके पास कोई प्लांट सेल है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एनिमल सेल है, ठीक है, जब आप उसे किसी सॉल्यूशन में डालते हो, किसी कंटेनर में, एक कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन में डालते हो, तब उसमें क्या होता है, क्या वो रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। जो भी हम स्टडी करेंगे सेल के अंदर करेंगे, सेल के अंदर। ये चीज़ मैं क्यों लिख रही हूँ ये अभी आपको पता चलेगी। विद रिस्पेक्ट टू सेल के अंदर हम बात करेंगे। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो देखिए, हाइपर मतलब तो होती है ज़्यादा, ठीक है, आइसो मतलब नॉर्मल, हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। तो मैं जो कह रही थी ना, हम सेल के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू सेल के अंदर बात करेंगे, तो क्या बात करनी थी वो अब मैं बताती हूँ। जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू सेल के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, सेल के अंदर जो है वो पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, और ये बाहर वाला जो है इसको हम बोलेंगे मीडियम, ठीक है ना। बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मीडियम बोलते हैं, जो सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है या शुगर सोल्यूशन, कुछ भी हो, जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में आपने डाला, ठीक है। तो अंदर हाइपर मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर, अंदर, सेल के अंदर ज़्यादा है, और बाहर जो है वो कम है। और हमने देखा था डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस वही आपका फॉलो करता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा थी, यानी पानी अंदर से बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब पानी अंदर से बाहर निकल जाएगा, पहले सेल ऐसा था उसने पानी निकाल दिया, तो अब वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी सेल आपका श्रिंक करेगा। आई बात समझ में। आइसोटोनिक का क्या मतलब है, जब आपका बाहर मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, यानी ऐसे में सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपका बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए, ठीक है ना, यानी मीडियम में आपकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए और अंदर कम हो जाए, तो अंदर से बाहर अंदर की तरफ ही तो वाटर एंट्री लेगा, जिसकी वजह से सेल ऐसा था तो खूब सारा पानी लेके वो उस तरीके से फूल जाएगा, स्वेल करना शुरू हो जाएगा। स्वेल को हम फ्लैसिड भी कहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन में सेल फ्लैसिड की कंडीशन में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको एनिमल सेल के बारे में बताया था, ये एनिमल सेल हो। अगर प्लांट सेल हो तो क्या होगा, तो प्लांट सेल में जो हाइपरटोनिक वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आ जाती है। देखो, आपको मालूम होगा, जो इतना तो आप जानती होंगे कि जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर एक और वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। यानी एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके बाहर एक और वॉल होती है, सेल वॉल। तो अगर मान लो, सपोज करो ये प्लांट सेल होता तो उसके पास एक और लेयर होती, ठीक है ना, जिसे हम सेल वॉल बोलते, ठीक है। तो जब सेल वॉल की कंडीशन में, हाइपरटोनिक की कंडीशन में जब आप डालते हो, तो सेल जब श्रिंक होता है ना, तो सेल वॉल तो बहुत हार्ड होती है, वो ऐसी की ऐसी रह जाती है। जब वो अंदर श्रिंक होता है तो कुछ इस तरीके से श्रिंक हो जाता है। ऐसे समझ लो कि आपका ये सेल था और वो श्रिंक होना शुरू हुआ, तो अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो इस तरीके से श्रिंक हो गई, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड प्लाज्मोलिसिस, यानी प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन हो गई। यानी सेल जो था बाहर तो सेल वॉल रह गई, ठीक है, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गई। अब इसको आपको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसको इस हाइपोटोनिक की कंडीशन में डाल दो तो दोबारा से पानी अंदर आ जाएगा और दोबारा से आपका सेल नॉर्मल हो जाएगा। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी और उसके बाहर वाली ये सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो क्या था प्लाज्मोलिसिस? क्या हुआ? जब आपने किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, वो श्रिंक हुआ, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होकर अंदर चली गई, बाहर सेल वॉल रह गई, और फिर उसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, वो दोबारा से फ्लैसिड हो गया, स्वेल हो गया और नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था डिफ्यूजन का और आपके ऑस्मोसिस से रिलेटेड। एक और कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए, जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, ये जान पूछ के नहीं बताया था। अब मैं बताती हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए। ये जो मॉडल दिया था ना स्ट्रक्चर का कि ये लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है, इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ये सिंगर और निकोल्सन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो इतना बताता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड यानी थोड़ा सा इसमें मतलब मुड़ जाने की सलाहियत होती है, थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये बात आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड। ये लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, 2 टर्मिनोलॉजीज़ आपको मिलेंगी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, छोड़ना नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडो मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर, यानी इनटेक ऑफ सेल। जब कोई सेल अपने अंदर कोई चीज़ लेता है अंदर को तो उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। जब कोई चीज़ सेल क्या करेगा? एक्सटेक कर देगा, अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर निकाल देगा, तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी भी है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटेंट। उसी को ही हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने इसलिए लिख भी दिया है, ठीक है। तो जो एंडोसाइटोसिस था, इसके अब जो पार्टिकल उसने लिया है, भाई मान लो ये अमीबा है, उसने कोई पार्टिकल लिया है, तो हो सकता है वो पार्टिकल सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड हो। अगर वो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, तो उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर वो लिक्विड पार्टिकल है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। सॉलिड पार्टिकल, जब हम सॉलिड चीज़ लेते हैं तो हम उसे खाते ही तो हैं, तो इसलिए सेल ईटिंग, और जो पानी जैसी चीज़ें होती हैं उसे हम पीते हैं, तो इसलिए उसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो इसके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। याद करना चाहो तो याद कर लेना, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब अमीबा का हम देख लेते हैं कि अमीबा फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस करता कैसा है। ये थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है एडवांस लेवल का, जो कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इन डिटेल डेप्थ में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फेगोसाइटोसिस होता है, ये आपकी मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये सॉलिड पार्टिकल, अभी हम फेगोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो फेगोसाइटोसिस क्या था आपका? सेल की ईटिंग, और सेल की ईटिंग में जो आपका सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? जाहिर सी बात है सॉलिड इन नेचर होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसिकल बनाती है, ये छोटा सा अपने आप को मोड़ लेती है और इस पार्टिकल को इनगल्फ करके एक वेसिकल बना देती है। इस वेसिकल के, इस सेल के अंदर ऑलरेडी एक लाइसोसोम मौजूद रहता है। आगे हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये सेल ऑर्गेनेल है, तो लाइसोसोम होता है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? ये डाइजेशन की तरह काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसमें। ये इस वेसिकल पे अटैक करता है और इस वेसिकल के साथ मिलके एक डाइजेस्टिव वेसिकल बना देता है। यानी आपका एक पार्टिकल जो उसने बाहर से लिया था वो भी है, और ये लाइसोसोम इस वेसिकल के साथ मिला और अपने एंजाइम इस पर छोड़ दिए, ये डाइजेस्टिव वेसिकल बन गया। और इसने इस बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ा और अपने अंदर तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट को और एनर्जी बना ली, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस जब आने वाली सब्सटेंस क्या हो? वो लिक्विड इन नेचर हो, ठीक है। तो इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी क्या करेगी? अंदर ले लेगी। अगर ये प्लांट सेल है तो टोनोप्लास्ट में चली जाएगी, और अगर ये अमीबा है तो ये बाहर निकल जाएगी। हम ये ओवरऑल अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अमीबा की, असल में
ये क्या हो जाएगी आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको स्पेसिफिकली ये जो बन जाते हैं ना, ये चलने वाले इसके सीडोपोडिया, ये याद रखना, सीडोपोडिया बहुत बार आएगा। तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, फंक्शंस के बारे में एक एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी का कवर करने की कोशिश की है, आपको डिटेल में समझाने की। अगर आपको मेरा एफ़र्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिएगा।